गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षा पाठशाला में सबका आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का लेक्चर। पॉलिटी कंप्लीट पॉलिटी लेक्चर हम इसमें लेके चलेंगे। हर आर्टिकल समझेंगे बारीक से कि हर आर्टिकल क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, एक बेसिक पूरा तैयार करेंगे। अच्छे से पॉलिटी पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है क्या नहीं है। पार्ट 1 से स्टार्ट करते हुए आपका पार्ट 22 तक जाएंगे। और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर इंडिया एक्ट, ये सब क्या है अच्छे से सब कुछ हम समझेंगे। पहले अगर आपको पढ़ना है पॉलिटी, डायरेक्ट आप आर्टिकल नंबर 1 से स्टार्ट करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर आप स्टार्टिंग में आप पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब अगर आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको पॉलिटी पूरा बोर हो जाएगा, समझ नहीं पाइएगा, बका जाइएगा क्या क्या है। धीरे धीरे मेरे साथ चलिए। आपका कंप्लीट पॉलिटी का लेक्चर ये एक प्लेलिस्ट बनेगा। हर रोज इसमें कुछ वीडियो आएंगे और हर लेक्चर अच्छे से डीपली मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और धीरे धीरे मैं पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर करते करते मैं सारा प्लेलिस्ट बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे महंगे महंगे कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये सारे लेक्चर हैं। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी आपका स्टार्ट होता है पार्ट 1 से। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक आपको जाना है। ठीक है, पार्ट 1 से पार्ट 22 तक जाना है। हर पार्ट में कुछ कुछ आर्टिकल रहेंगे और आर्टिकल का टोटल संख्या है, आर्टिकल 1 से स्टार्ट होगा और आर्टिकल 395 तक रहेगा। पर पार्ट 1 में आपका आर्टिकल 1 से 5 तक है। ऐसे समझ लीजिए कि कोई बुक आप खरीदते हैं, बुक में कुछ चैप्टर रहता है, तो चैप्टर ना हो के वो पार्ट है। और आर्टिकल को आप ऐसे समझ लीजिए कि वो पन्ना है। मतलब चैप्टर 1 में आपको 1 से 5 पन्ना तक आपको पढ़ना है। और ऐसे टोटल 22 चैप्टर है और पन्ना का संख्या है आपका 395। ऐसे आप समझिए। आर्टिकल 1 से 5 तक आपको पार्ट 1 में पढ़ना है। पार्ट 1 आपका बात करता है यूनियन एंड टेरिटरी का। यूनियन एंड टेरिटरी का बात करता है कि कहाँ तक भारत का सीमा होगी, कहाँ तक नहीं होगी, क्या नाम होगा क्या नहीं नाम होगा, ये पूरा डिटेल से हम लोग समझते हैं। आर्टिकल नंबर 1 बात करना है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। नेम और टेरिटरी का बात करता है और यूनियन का बात करता है कि इंडिया यूनियन है। अब समझिए कि यूनियन होता क्या है। इंडिया, दैट इज भारत, द यूनियन ऑफ स्टेट। तीन चीज होती है, कन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। कन्फेडरेशन में आपका आ जाते हैं राजा महाराजा, ये लोग आ जाते हैं, राजा महाराजा लोग आ जाते हैं। और जो एंशंट हिस्ट्री में आपका, एंशंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, ये सब में आपका था। और फेडरेशन में आपका आ जाता है यूएसएसआर, यूएसए, ये सब फेडरेशन में आ जाता है। यूएसआर हालांकि अब टूट गया है। अब वो यूएसआर बदल के अब रसिया हो गया है, उसमें 15 देश में टूट गया था, सबसे बड़ा भाग अब रसिया कहलाता है। और प्रेजेंट में आपका यूएसए फेडरेशन में आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फेडरेशन का मतलब ये होता है कि छोटे 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 बहुत सारे स्टेट है, उसको आप स्टेट बोलिए या आप कंट्री बोलिए। आम बोलचाल के भाषा में स्टेट बोलेंगे, पर पॉलिटी के भाषा में हम लोग उसको स्टेट बोलेंगे। आम बोलचाल के भाषा में उसे कंट्री बोलेंगे, पर पॉलिटी के भाषा में स्टेट बोलेंगे। स्टेट का भी टाइप हम आपको बताएंगे कि स्टेट किसको बोलते हैं। ठीक है, पहले आप समझिए कि स्टेट, अभी आप समझ लीजिए कि स्टेट कंट्री को बोला जा रहा है। अभी ये कंट्री को ऐसे बोला नहीं जाता है, पर आप अभी फिलहाल के लिए समझिए कि कंट्री को स्टेट बोला जा रहा है। तो फेडरेशन में बोला जा रहा है कि जो छोटे छोटे जो कंट्री है, स्टेट है, वो आपस में एग्रीमेंट करेंगे और एक बड़ा स्टेट फॉर्मेशन करेंगे, वो हुआ फेडरेशन। और कन्फेडरेशन में आपस में छोटे छोटे स्टेट मिल के रहेंगे। कन्फेडरेशन से टूटना बहुत आसान होता है, फेडरेशन से टूटना आप एग्रीमेंट तोड़ के आप फेडरेशन से भी आप अलग अपना स्टेट, अलग कंट्री बना सकते हैं। पर यूनियन से आप टूट नहीं सकते हैं, यूनियन से आप अलग नहीं हो सकते हैं। इंडिया, दैट इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि यूनियन है, संघ, संघ है स्टेट का। मतलब अलग अलग कंट्री का संघ है, यूनियन हो, और इससे कंट्री अलग नहीं हो सकता है।
यूनियन का मतलब ये होता है। पहला आर्टिकल आप समझे, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तीन चीज मैंने आपको बताया। फेडरेशन, फेडरेशन में आपको मैंने बताया कि पृथ्वीराज के बारे में बताया, जैसे राजस्थान के राजा हो गए, जैसे औरंगजेब के टाइम में नवाब ऑफ बंगाल हो गया, नवाब ऑफ अवध हो गया, हैदराबाद का नवाब हो गया, ये लोग सब कॉन्फेडरेशन में थे कि पैसा भिजवा दिए, सैनिक भिजवा दिए, सब एक साथ रह रहे, एक साथ मिलकर हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, अलग टेरिटरी संभाल रहे हैं। पर बंगाल कभी अलग हो जाता है, तो अलग हो गया वो तुरंत इसलिए हो गया, पर अभी जो है वो करंट में वो इंडिया है, यूनियन। अब आर्टिकल नंबर 2 का बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 2 बोलता है कि इस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल नंबर 2 आपका बात कर रहा है कि बाहर में अगर कोई भी कंट्री होगा, जैसे बाहर में कोई भी कंट्री है तो उसको इंडिया एक्सीड कर सकता है, अपने अंदर मिला सकता है। उसका एग्जाम्पल है सिक्किम। मई 1975 में सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। और आर्टिकल नंबर 3 अब देखते हैं। आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि स्टेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं, बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं, नाम अल्टर कर सकते हैं एग्जिस्टिंग स्टेट का। ठीक है, ये वाले स्टेट में और ये वाले स्टेट में डिफरेंस है। ये वाला स्टेट का मतलब हो गया बाहरी कंट्री, सिक्किम हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया। ये स्टेट का बात कर रहा है कि भारत किसी भी अदर स्टेट को मिला सकते हैं, मतलब अदर कंट्री को मिला सकते हैं। और ये स्टेट का आपका बात हो रहा है, ये स्टेट का बात हो रहा है, तो ये स्टेट में आपका बात हो रहा है कि आप छत्तीसगढ़ को अलग कर सकते हैं मध्य प्रदेश से, आप बिहार को अलग कर सकते हैं झारखंड से। ये सब ये आप मैंने इंटरनल स्टेट का बात कर रहा है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब का बात कर रहा है। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 3 का एग्जाम्पल हो रहा है झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से 2000 में। ये था पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल, ये तीसरा आर्टिकल हो गया। अब चौथा आर्टिकल के और बढ़ते हैं। चौथा आर्टिकल आपका बोलता है कि जब आर्टिकल नंबर दूसरा और तीसरा जब फॉलो होगा, जब मतलब दूसरा और तीसरा पे जब चल रहा होगा, ठीक है, तो भारत का जो गवर्नमेंट है वो सिंपल मेजोरिटी पे पास करेगा इस चीज को। सिंपल मेजोरिटी कितना होता है? सिंपल मेजोरिटी होता है 50%। 50% ऑफ सीट, मतलब 50%। 50% से मेजोरिटी से वो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 को पास कर सकता है। और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट एकदम बाध्य होता है कि इसको आप आर्टिकल को वापस नहीं कर सकते, एक्ट को आप ये वापस नहीं कर सकते, इस एक्ट को पास साइन करना ही करना होगा, उसमें एसेट्स देना ही होगा प्रेसिडेंट को। कोई भी अगर आप रहता है, पहले बिल आता है, बिल वो बनता है लोकसभा या राज्यसभा से, कहीं से भी, दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट करता है साइन, प्रेसिडेंट करेगा साइन, प्रेसिडेंट करेगा साइन, प्रेसिडेंट करता है साइन, तब जाके वो बन जाता है एक्ट। बिल बना, बिल बनने के बाद वो दोनों हाउस से पास हुआ, हाउस होने के पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, और उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो आर्टिकल नंबर 4 ये गारंटी करता है कि जब आर्टिकल नंबर 2 और 3 का जब इम्प्लीमेंट होते रहेगा, तो दोनों हाउस से 50% मेजोरिटी के साथ आदमी पास कर सकता है। और प्रेसिडेंट बाध्य है साइन करने के लिए, उसमें अपना वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है। वीटो पावर हम आपको आगे समझाएंगे। वीटो पावर का मतलब आप इतना समझिए ना कि वो वापस से नहीं भेज सकता है बिल को, कि आप चेक कीजिए या साइन, मतलब अटका नहीं सकता, उसको साइन करना ही करना है। ये हो गया आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर पहला समझे कि पहला यूनियन है। दूसरा आर्टिकल बोलता है कि बाहरी कंट्री को इंडिया मिला सकता है। तीसरा बात करता है कि अल्टरेशन कर सकता है, नाम वाम बदल सकता है अंदर वाला स्टेट का। और चौथा बात करता है कि आर्टिकल नंबर 2 और 3 जब लागू होते रहेंगे, तब सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करता है और पास कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट को बाध्य करता है इस पे साइन करने के लिए। अब देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग का आगे फॉर्मेशन हुआ है। 1893,
अफगानिस्तान अलग हो गया। 1935 से म्यांमार अलग हो गया। 1947 से अपना पाकिस्तान अलग हो गया। ये अपना अखंड भारत का खंड खंड हो गया। ठीक है। 47 के बाद 13 प्रिंसली स्टेट, ये अपना पहले का उस टाइम का भारत है जब हम लोग अलग हुए थे। 47 टाइप का भारत है। ये अपना वेस्ट पाकिस्तान है यहाँ पर, और ये अपना ईस्ट पाकिस्तान है यहाँ पर, और बीच में है भारत। और सब लाल लाल जितना दिख रहे हैं वो सब सब प्रिंसली स्टेट है। टोटल भारत में 552 प्रिंसली स्टेट थे, और पाकिस्तान में 13 प्रिंसली स्टेट गए थे। उसमें से सारे कोई अच्छे से मिल गए थे, ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ था। तकलीफ देने वाले तीन लोग थे। एक हैदराबाद के नवाब थे, एक जूनागढ़ के नवाब थे, और एक कश्मीर के राजा थे। हैदराबाद चाहता था, हैदराबाद में आपको दिखाता हूँ। ये जो लाल वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये जो बीच में है, यही है आपका हैदराबाद। और ये बोलता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। और एक जूनागढ़ था। जूनागढ़ आपका इस क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में आपका जूनागढ़ आता है, गुजरात वाले एरिया में। ये बोलता था मैं पाकिस्तान में मिलूंगा। और कश्मीर तो आप जान ही रहे हैं कि कश्मीर आपका यहाँ पर है। ये तीनों को मर्ज किया गया। हैदराबाद का जो नवाब था, उसमें ऑपरेशन पोलो लगाया गया। ऑपरेशन पोलो लगाकर हैदराबाद को अपने में मर्ज कर लिया गया। ऑपरेशन पोलो ऐसा था कि आर्मी को भेजा गया था पुलिस का ड्रेस पहना के, क्योंकि ब्रिटिशर लोग ये बोल दिए थे कि जिसको अपना कंट्री बनाना है वो अपना कंट्री बना सकते हैं, जिसको भारत में मर्ज होना है वो भारत में मर्ज हो सकते हैं, जिसको पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ऐसे करके मैंने, ये ब्रिटिश की सोची समझी चाल थी कि जिससे भारत कभी खड़ा ही नहीं हो पाए। पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, ये दो आदमी भारत को जोड़ने में, अखंड भारत बनाने में बहुत इनका सहायता रहा। ऑपरेशन पोलो चलाया, हैदराबाद को मिलाया, रेफरेंडम करवाया गया जूनागढ़ में। अब जूनागढ़ और कश्मीर में एक सिमिलैरिटी थी। जूनागढ़ का जो राजा था वो हिंदू था, जूनागढ़ का जो राजा था वो मुस्लिम था, और कश्मीर का जो राजा था हिंदू था। पर इनके पॉपुलेशन में मुस्लिम ज़्यादा थे और इनके पॉपुलेशन में हिंदू ज़्यादा थे। तो यहाँ रेफरेंडम मतलब वोट करवाया जाता है कि आप, जनता से पूछा जाता है कि आप किधर जाना चाहते हैं। तो रेफरेंडम में भारत में को ज़्यादा वोट मिलता है और सब भारत में आते हैं। और कश्मीर का तो अलग ही कहानी है। कश्मीर से साइन किया गया था। कश्मीर का लंबा कहानी कभी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, इसका एक अलग क्लास लेके मैं आपको बताऊंगा कि कश्मीर का पूरा कहानी है। अब शॉर्ट में ये समझिए, कश्मीर का कहना था कि मैं अपना अलग देश बनाऊंगा। फिर पाकिस्तान को तो जानते ही है, पाकिस्तान अपना हमला कर दिया। और कश्मीर के जो राजा थे वो हरी सिंह, वो मदद मांगने के लिए आए जवाहरलाल नेहरू से। तो जवाहरलाल नेहरू बोला ठीक है हम मदद करेंगे, पर उसी टाइम वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि नहीं, पहले एग्रीमेंट साइन करी कि कश्मीर की जो सीमा है वो भारत की ही सीमा है। तो यही एग्रीमेंट आपका साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 से, और तब से कश्मीर भारत का हिस्सा है। स्टार्टिंग में अंग्रेज जो थे भारत को 4 स्टेट में बांटते थे। स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, एंड स्टेट यूटी। स्टेट यूटी में आपका आ जाता है यूनियन टेरिटरी। और ये मतलब 4 स्टेट कुछ इस प्रकार से भारत को बनाया गया था, भारत को कंट्रोल करने के लिए, कि अलग अलग प्रोविंस के हिसाब से डाल दिया गया था। पहला था कि आपका प्रिंसली स्टेट के हिसाब से मतलब बनाया गया था कि मतलब प्रिंसली स्टेट को गवर्न करने के लिए स्टेट ए डाल दिया गया था। उसमें फिर जो इम्पोर्टेंट सिटी थे उसके लिए स्टेट बी डाल दिया गया था। और जो एक बनाया था क्या था, कमर्शियल स्टेट। कमर्शियल स्टेट में 10 गो कमर्शियल स्टेट थे। इस चीज को फिर से दोबारा से समझिए कि स्टेट ए, जैसे ये, एक मिनट रुक जाइए, ये भारत है। यहाँ पर आपका जो लाल वाला जो पोर्शन दिख रहा है, वो लाल वाला पोर्शन आपका हो गया स्टेट बी। और जो ऑरेंज वाला जो पोर्शन दिख रहा है वो डायरेक्ट जो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था, वो आपका हो गया स्टेट ए। पर जैसे ये आपका मुंबई हो गया, या आपका बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जगह हो गया, जैसे कलकत्ता हो गया, कमर्शियल स्टेट उसको डाल दिया गया था स्टेट सी। और यूनियन टेरिटरी तो जान ही रहे, यहाँ पर अपना अंडमान है, निकोबार है, ये सब आपका ये आपका यूटी में आ गया था। 4 प्रकार का स्टेट ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया था। स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट यूटी। इसमें 9 गो थे, इसमें 10 गो थे, इसमें 9 गो थे।
ये स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में सारे स्टेट को मर्ज कर दिए। अब इसके बाद बनाया जाता है कि भाई अब आगे स्टेट को कैसे मतलब फॉर्मुलेट किया जाए और कैसे बनाया जाए। तो पहला कमेटी का गठन होता है एस के धर कमेटी 1948 में। इसका सीधा 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 ये बोलना रहता है कि स्टेट का जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। हम रिपीट कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। एस के दर मना कर दिया था कि लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। फिर जेवीपी कमेटी बना 1948 में, वो भी बोला कि लैंग्वेज के आधार पर नहीं होना चाहिए स्टेट का फॉर्मेशन, किसी भी आधार पर हो, लैंग्वेज के आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एक इंसिडेंट हो जाता है, स्टोरी ऑफ पट्टू श्री रामालू। आंध्र प्रदेश का ये कहानी है। आंध्र प्रदेश में पट्टू श्री रामालू करके भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं 1952 में, और उनका डेथ हो जाता है 52 डेज के बाद। आप समझ सकते हैं ये कितना मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट हो जा रहा है। कोई इंसान भूख हड़ताल कर रहा है और भूख हड़ताल करते हुए उसका मौत हो जा रहा है। सपोज करिए ऐसा ना हो, अन्ना हजारे अगर उस टाइम अगर भूख हड़ताल किए थे और उस टाइम अगर उनका मौत हो जाता, तो सोचिए कितना भीषण बवाल होता भारत में। वही चीज हुआ आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपका पट्टू श्री रामलू भूख हड़ताल करते हैं 52 में, और भूख हड़ताल करने के बाद उनका डेथ हो जाता है। पूरा आंध्र प्रदेश में रिवोल्ट हो जाता है कि तुमसे अच्छा तो भाई ब्रिटिश लोग था, जो कम से कम भूख हड़ताल का कुछ तो वैल्यू देता था, ये वो करके पूरा मार भयानक हो जाता है। ठीक है, तो मजबूर होके नेहरू को, उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को, आंध्र प्रदेश को रिकॉग्नाइजेशन देना पड़ता है। अब जैसे आंध्र प्रदेश को मिलता है रिकॉग्नाइजेशन, रिवोल्ट हो जाता है आपका मुंबई में, गुजरात में, यहाँ वहाँ सब जगह बोलने लगता है नहीं, हमको भी दो, हमको भी दो, हमको दो। अभी तंग आके नेहरू बोलते हैं कि ठीक है, हम एक कमेटी का गठन कर रहे हैं। कमेटी का नाम रहता है फजल अली कमेटी। ये एग्जाम में आता है, फजल अली कमेटी। 3 मेंबर का कमेटी होता है, ये अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है 1956 में, और ये कमेटी का गठन होता है 53 में। समझ पा रहे हैं ना, 52 में भूख हड़ताल किया, 52 डेज के अंदर मर गया, और उसके बाद रिवोल्ट हुआ, आंध्र प्रदेश को रिकॉग्नाइजेशन मिला, तो सारे स्टेट रिवोल्ट करने लग गए, सारे स्टेट रिवोल्ट किए, तो फजल अली कमेटी का गठन किया 53 में, रिपोर्ट दिया 3 साल बाद 56 में। वो रिपोर्ट के आधार पर 14 को स्टेट बनाया गया, 6 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ये रिपोर्ट हुआ, पर इसको डाला गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डाला गया 1 साल बाद 1957 में। ये सब क्वेश्चन पूछता है। देखिए मेरे जो नोट्स में, जो भी आपको पीपीटी में, पावर पॉइंट में आपको जो भी दिख रहा है, वो सब कुछ कम कंप्रेस करके इतना है कि डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एसएससी के क्वेश्चन में। मैं आपको एक अलग से एक सीरीज लूंगा जिसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा सारा क्वेश्चन का रिवीजन करके, कि दिखा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कितना ये रिलेवेंट है, मतलब कितना मतलब मेरे नोट से मतलब मैच होता है, मतलब टू द पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा आंसर, टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा। मतलब ज़्यादा नोट्स आपको बड़ा बड़ा नहीं मिल जाएगा कि आप ये पढ़ ही ना पाए, एकदम शॉर्ट्स नोट्स कंप्रेस किया हुआ कि दिमाग में भी थोड़ा कम प्रेशर पड़े। मैं एक ऐसा लिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, और मैं दिखाऊंगा कि ये सारे उसमें पूछा गया है। सारा रिलेवेंट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें नहीं है। ये पट्टू श्री रामुलू के बारे में भी पूछा गया है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया है, फजल अली कमेटी में 3 मेंबर था, यहाँ तक ये भी पूछा गया है। 14 स्टेट है, 6 यूनियन टेरिटरी है, ये सब सब याद करना है आपको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इतना कुछ डाल दिया गया, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में डाल दिया गया। अब आगे समझते हैं कि पेप्सू। ये आपका पेप्सू हो गया पंजाब ईस्ट पटियाला। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको पहले पंजाब नहीं बोल के बोला जाता था पंजाब ईस्ट पटियाला, पेप्सू बोला जाता था। 1966 में ये एरिया बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहता था। इसलिए कंट्रोवर्शियल रहता था कि मतलब हमेशा यहाँ पर आप जरा गौर से भी देखिएगा तो मतलब छोटा सा एक अलग आपको स्टेट दिखेगा, बाहर से एक अलग स्टेट दिखेगा, मतलब हमेशा चलते रहता था यहाँ पर, कुछ ना कुछ चलते रहता था, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर डाइवर्सिटी थे। 1966 में शाह आयोग कमेटी का गठन किया जाता है। उसमें 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया जाता है।
तीन पार्ट में हिंदी बोलने वाले को हरियाणा कर दिया जाता है, जहाँ पर हिंदी बोला जा रहा था। और जहाँ पर पंजाब भी बोला जा रहा था, उसको उस जगह का नाम रख दिया गया पंजाब। जो माउंटेन वाला एरिया था उसका नाम रख दिया गया हिमाचल प्रदेश। और कंट्रोवर्शियल एरिया था, जैसे चंडीगढ़ जो कंट्रोवर्शियल एरिया था, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। क्या पढ़े इसमें? शाह आयोग कमेटी के बारे में पढ़े। 1966 में चार चीज को डिवाइड कर दिया गया, पेप्सू को चार भाग में डिवाइड कर दिया गया। पहला, हिंदी बोलने वाला को हरियाणा कर दिया गया, पंजाबी बोलने वाला को पंजाब कर दिया गया, माउंटेन वाला एरिया को हिमाचल प्रदेश कर दिया गया, और कंट्रोवर्शियल एरिया था जो इसको चंडीगढ़ कर दिया गया, जिसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक बार रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी से। आज हम लोग के लेक्चर में जाने की फर्स्ट आर्टिकल, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन का मतलब आप समझ गए क्या बोलते हैं। यूनियन का मतलब आप समझ गए, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, तीनों का मतलब आप समझ गए। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 2 देखे कि स्टेट है, नया स्टेट को एक्सीड कर सकता है, जैसे एग्जांपल आपका सिक्किम हो गया, बाहरी देश को भारत में मिला सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 बोलता है कि अल्टरेशन कर सकते हैं, न्यू स्टेट को अल्टर कर सकते हैं, बाउंड्री नाम वाम सब कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि जब 2 और 3 जब चल रहा होगा, तब 85% मेजोरिटी चाहिए, और साथ साथ प्रेसिडेंट को कंपलसरी एक ही साइन करना पड़ेगा उस बिल में। 1893 में आपका अफगानिस्तान अलग हुआ डूरंड लैंड से, 1935 में म्यांमार अलग हुआ, 1947 में आपका पाकिस्तान अलग हुआ। 13 प्रिंसली स्टेट उसके पाकिस्तान के पास गए, 552 हमारे पास आए। उसमें से सारे अच्छे से आ गए, पर 3 को बड़ा नौटंकी किए, एक हैदराबाद का नवाब, जूनागढ़ का नवाब और कश्मीर का राजा। इसको ऑपरेशन पोलो से मिलाया गया, इसको रेफरेंडम से मिलाया गया, इसको एग्रीमेंट से मिलाया गया। ब्रिटिश के टाइम में चार प्रकार के स्टेट रहते थे, स्टेट ए में, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट यूटी। दो कमेटी के बारे में बताया गया कि एसकेदर कमेटी है और एक जेवीपी कमेटी है 1948 में, दोनों। और दोनों बोला था लैंग्वेज के आधार पर नहीं होना चाहिए स्टेट का फॉर्मेशन। उसके बाद मैंने पट्टू श्री रामल्लू के बारे में बताया कि वो भूख हड़ताल पर बैठा, 52 दिन का भूख हड़ताल के बाद मर गया। मरने के बाद रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट होने के बाद आंध्र प्रदेश को रिकॉग्नाइजेशन मिला, फिर पूरे देश में रिवोल्ट हुआ, फिर फजल अली कमेटी का गठन हुआ। फजल अली कमेटी का रिपोर्ट दिया 1956 पे, स्टेट लैंग्वेज के आधार पर बांट दिया गया। और उसमें से 14 स्टेट बने, 6 यूनियन टेरिटरी बने। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड कर दिया गया। फिर मैंने पेप्सी के बारे में बताया, पंजाब ईस्ट पटियाला 1967 1966 आयोग कमेटी के बारे में बताया गया। हिंदी स्पीकिंग एरिया को हरियाणा बोला गया, पंजाबी स्पीकिंग को पंजाब बोला गया, माउंटेन वाला एरिया को हिमाचल प्रदेश बोला गया, और कंट्रोवर्शियल एरिया को चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, ये इतना दूर तक था मेरा आर्टिकल नंबर 1 से 5 तक विथ बेसिक्स। अगर कुछ चीज़ समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका जवाब देने का पूरा कोशिश करूंगा, समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा पार्ट 2 अगले लेक्चर में। वहाँ पर आपका सिटीजनशिप आपका 5 से 11 तक बताया गया जाएगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब कुछ बताऊंगा, बेसिक से बताऊंगा, बैकग्राउंड का पूरा स्टोरी बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। जिस तरह से अभी पार्ट 1 स्टार्ट किया हूँ, पार्ट 1 से करते करते पार्ट 22 तक जाऊंगा। एक पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें से सारा पॉलिटी कंप्लीट करूंगा। पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एक एक करके सारे लेक्चर कंप्लीट करूंगा। और बेसिक से सब कुछ समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।